अज्ञान के अंधेरों में ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले आप्तज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। 10 तथ्यों की यात्रा में हम बात कर रहे हैं तीसरे तथ्य की। मालिक सदा अधिकारी होता है। हम पहले जान लें कि मालिक कौन। हमने पिछले 2 वीडियोज़ में ये जाना कि मालिक को अधिकारी क्यों कहा गया, क्यों हमें उस अधिकारी, उस ऑथराइज्ड पर्सन की आज्ञा माननी है। हमने विस्तार से इसके बारे में जाना। तब प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो क्या हर क्षेत्र में कई तरह के बॉस हैं? घर में एक अलग बॉस है, ऑफिस में एक अलग बॉस है, ऑफिस में भी हर डिपार्टमेंट में एक अलग बॉस है, फिर जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ एक अलग बॉस है, हम कुछ नया सीख रहे हैं वहाँ का एक अलग बॉस है। तो क्या हम सबकी आज्ञाएं मानते जाएं? अरे भाई, किसकी सुने, कहाँ तक सुने? और एक दूसरा प्रश्न, जो नया प्रश्न अभी सामने आया, वो ये कि जैसे प्रोफेशनल एरिया में तो डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है कि ये सीईओ है, ये मैनेजर है, ये आपकी टीम का मैनेजर है, ये आपका टीम का हेड है, ये लीडर है। उसी तरह से हमें नगरी में भी पता है कि ये म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट आपके वार्ड का ये हेड है। एमएलएज के बारे में वी नो एवरीथिंग। पर खासकर घर में और परिवार में ये प्रश्न आता है कि मालिक कौन। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि हम किसकी सुने और कितनी सुने, हम ये जान लेते हैं कि मालिक कौन, खासकर घर परिवार के क्षेत्र में। अब अक्सर देखा गया है कि कई बार जो घर के मुखिया रहे, यानी चाहे वो दादाजी रहे या पिताजी रहे, वो घर के मुखिया रहे, वो ही घर के सारे निर्णय लेते थे। कौन कितना घर में योगदान करेगा धन के रूप में, कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाएगा, तो वो घर के मुखिया हुए, मालिक हुए, यानी ऑथराइज्ड पर्सन टू टेक द डिसीजंस एंड टू एग्जीक्यूट द डिसीजंस। लेकिन एक टाइम आता है जब वो मुखिया रिटायर होता है। अब वो मुखिया रिटायर होता है नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ लाइक टेकिंग डिसीजंस फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन कई जगहों पर हमने देखा कि वो मुखिया कुछ चीज़ों में तो रिटायर हो जाता है, लेकिन वो अपने अधिकार नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर समझने योग्य बात है कि मालिक सदा अधिकारी होता है। इसके लिए हमें मालिक की पोस्ट और मालिक के दायित्व को भी समझना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी होती है उसे लगता है कि मैं कमाने लगा हूँ, मैं इस घर का सारा खर्चा देखता हूँ, तो मैं मालिक हो गया। नहीं, यहाँ पर हमें जो भी मुखिया है या जो हाईएस्ट अर्निंग मेंबर है या जो भी है, हमें उन दोनों के दायित्वों का, उन दोनों की जिम्मेदारियों को पहले आकलन करना होगा। और उस जिम्मेदारियों के आकलन के आधार पर ही हम उसके अधिकार की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिम्मेदारियां तो निभा रहा है पुत्र और अधिकारी आज तक घर का बड़ा बन के बैठा है, मात्र उम्र दराज हो जाने से वो मुखिया हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो पहले इस चीज़ की क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। हमने कई घरों में देखा कि जो पुत्र है वो 70 साल के हो गए, वो पूरे घर का मतलब देख रेख कर रहे हैं, उनके बच्चों की शादियां हो रही है, लेकिन जो घर की सबसे बड़ी महिला है वो अपने आप को मुखिया मानती है और वो डिसीजंस लेती है, ये बिजनेस ऐसे नहीं करना है, उसके साथ ये नहीं करना। अरे बाबा, ये घर की पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। और वो व्यवस्था, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी, क्योंकि आपने सिस्टम का लिहाज नहीं किया, सिस्टम की इज्जत नहीं की, सिस्टम का सम्मान नहीं किया, तो क्या हुआ? पूरा सिस्टम गड़बड़ हुआ। उनका व्यवसाय भी बिगड़ गया, घर में भी जो लोग थे उनके बीच में मन मुटाव हुआ। कारण कि वो जो महिला जो स्वयं को मुखिया मान रही है, वो
डरा धमका के, या कहते हैं ना तैश में आकर, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ नहीं आऊँगी, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, इस तरह से उन्होंने अपने सारे बातें मनवाने शुरू किया। तो क्या हुआ कि जो नई पीढ़ी थी, जो नए तरीके से घर में कुछ बदलाव चाहती थी, कुछ कार्य करने में बदलाव चाहती थी, अपने बच्चों की पढ़ाई में बदलाव चाहती थी, वो बदलाव कभी संभव ही नहीं हुए और पूरा घर बिखर गया। तो यहाँ पर हमें ये समझने योग्य बात है कि मुखिया कौन। सिर्फ कमाई भर कर लेने से वो व्यक्ति मुखिया नहीं हो जाता। जैसे सपोज एक पेरेंट रिटायर हो गया, बट वो रिटायरमेंट के बाद भी ही इज टेकिंग केयर ऑफ द होल फैमिली, ही इज पुटिंग हिज एफर्ट्स कि वो कहाँ पर कितना एक्सपेंस होना है, कौन सा सोशल रिलेशन निभाना है, किसके किसको कितना समय देना है, किसको कितना ध्यान देना है, तब वो मुखिया है। तो पहले मुखिया या मालिक कौन है, ये एक डिसाइड होना ज़रूरी है। यहाँ पर सभी को अपना अहम त्यागना होगा, अपना ईगो त्यागना होगा, तभी वो परिवार, वो घर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनकर, यानी एक सशक्त इकाई बनकर प्रोग्रेस करेगा। अन्यथा सबके विल पावर एक दूसरे को ही काटेंगे। मैं मालिक, मेरी बात सुनो, मेरी बात मनवाओ, इसी तथ्य में पूरा परिवार, पूरा वो जो इंस्टीट्यूशन है ना, उसका पूरा विल पावर बिखर जाएगा, सारे विल पावर आपस में ही लड़ मरेंगे। तो हम इस बात पर ज़रा ध्यान दें, क्लैरिटी के साथ ध्यान दें। जो बड़ी पीढ़ी है वो भी अपने आप को समझे, संभाले, और जो छोटी पीढ़ी है वो भी अपने आप को समझे और संभाले कि यहाँ पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात ये है कि कौन होलिस्टिकली सारे दायित्व निभा सकता है, समाज के भी, परिवार के भी, किसमें वो क्षमता है। कई बार हम देखते हैं कि घर में 2 भाई हैं, लेकिन बड़ा भाई अपने लिमिटेड जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन जो छोटा भाई है उसका जो दृष्टिकोण है वो इतना विस्तृत है कि वो समाज में भी देखरेख करता है, कहाँ किसको कितना समय देना, कहाँ उपस्थिति दर्ज कराना, कहाँ किसको क्या ज़रूरत है, उस पर भी ध्यान देता है, अपने प्रोफेशन में भी ध्यान दे रहा है, अपने बड़े भाई के बच्चों पर भी ध्यान दे रहा है, उनके लिए निर्णय ले रहा है, छोटे भाई के बच्चों पर भी, यानी पूरे परिवार का दायित्व वो निभा रहा है। तब वो मालिक हुआ, वो मुखिया हुआ, एंड ही हैज़ ऑल द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस। कई बार क्या होता है कि हम जिम्मेदारी तो दे देते हैं उस मालिक को, लेकिन हम उसे अधिकार नहीं दे पाते। उसने किसी को ज़रा कुछ कह दिया और हम तुरंत बोल पड़ेंगे, तुम क्या कमाने लग गए हो, तो अपने आप को मालिक समझने लग गए हो। अरे बाबा, वो मालिक समझ नहीं रहा है अपने आप को, उसके पास वो सारे दायित्व है, और जिसके पास दायित्व है उसके पास अधिकार है। यही हालत हम घर परिवारों में देखते हैं, जहाँ जो सास है एक उम्र हो जाने के बाद बहू को सारी जिम्मेदारियां तो दे देती है, लेकिन उसे अधिकार नहीं देती। अरे बाबा, जब आपने उसे सारी जिम्मेदारियां दे दी है तब उसे अधिकार भी दो, और ध्यान दो, सिर्फ अधिकार देना नहीं है, आपको उस अधिकार का सम्मान भी करना है, आपको उस अधिकारी को आदर भी देना है। जब आप उस अधिकारी को आदर और मान सम्मान देंगे उस पोस्ट का, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपसे उम्र में बड़ी हो गई, नहीं, आप मात्र उस पोस्ट का सम्मान कीजिए कि बाबा अब ये सारा कुछ ये देखती है। हाँ, फिर वो भी आपको, आपकी उम्र, आपके अनुभव को सम्मान देगी। हमारे भीतर ये चीज़ों की स्पष्टता आ जाए, ये क्लैरिटी आ जाए, तो जीवन जीने का आनंद ही आ जाए। और ये जो तथ्य है ना, ये हमें यही सिखाते हैं। अब एक ही समय में ये दोनों तथ्य हम ध्यान रखें कि अनुभवी, जानकार हमेशा सही होता है और मालिक सदा अधिकारी होता है। तो अगर हम मालिक को, उसके अधिकारों को आदर सम्मान देंगे तो वो मालिक भी आपके अनुभवों को सम्मान देगा। तो ये दोनों ही तथ्य हमें जीवन जीने की दृष्टि देते हैं। अब आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर कि हर फील्ड में जगह जगह पर कई सारे बॉस होते हैं, तो हम क्या सबकी मानते जाएं, सबकी सुनते जाएं? किस किस की सुनेंगे? तो क्या हमारा अपना कोई वजूद नहीं? तो हम इस चीज़ को क्लैरिटी से समझें कि हाँ, आप जिस फील्ड में जाएंगे वहाँ का एक अलग बॉस होगा, वहाँ का एक अलग मालिक होगा। अब जैसे आप
ऑफिस में जाते हैं, वहाँ आपका एक अलग बॉस है। फिर आप ऑफिस से जब आप कहीं पर कोई कोर्स करने जा रहे हैं, वहाँ का एक अलग बॉस है। उस ऑफिस में भी सपोज आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो सपोज आप मार्केटिंग टीम का हिस्सा है, तो वहाँ का आपका एक अलग बॉस है। लेकिन अब जो जोनल हेड है वो एक बॉस अलग है। जब आप उस क्षेत्र में कार्यरत होंगे तब वो बॉस अलग हो जाएगा। अब पूरा जो सीईओ है वो एक अलग बॉस है। तो इट इज़ अ कंप्लीट हियरार्ची। आप किस क्षेत्र में क्या काम कर रहे हो, आपको उस बॉस की अथॉरिटी, उस बॉस का सम्मान करना है, उस बॉस की आज्ञा माननी है। तो ये तो क्लियर हुआ कि बॉस कौन। अब बॉस की आज्ञा कैसी? अमूमन हम देखते हैं कि बॉस जो एक आज्ञा देता है हर फील्ड का, यहाँ पर हम बॉस कह लेते हैं, मुखिया कह लो, मालिक कह लो, तो जो आज्ञाएं होती है नॉर्मली दो प्रकार की होती है। एक होती है कर्म आज्ञा और एक होती है ज्ञान आज्ञा। तो यहाँ पर पूज्य विराट गुरुदेव हमें समझाते कि कर्म आज्ञा को आप बिना कोई डाउट के, बिना कोई प्रश्न के आप मान लो। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज एक नाटक में काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे कलाकार हो और जो डायरेक्टर है, जो निर्देशक है, वो बिल्कुल नया है। तो वो आपसे कह रहा है कि इस डायलॉग को, इस संवाद को इस तरह से बोलो, लेकिन आपकी सोच और आपका अनुभव कहता है कि नहीं भाई, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। तो कर्म आज्ञा यहाँ पर डायरेक्टर की हुई कि आप इस तरह से बोलो। ज्ञान आज्ञा कैसी हुई कि उसने आपको उसके पीछे का लॉजिक समझाया। अब यहाँ पर आप उस ज्ञान आज्ञा को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम अंतर को समझें। ज्ञान आज्ञा मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। आप बिल्कुल उनकी बात सुने और सुनने के बाद अगर आपको वो माफिक नहीं पड़ रही है, सही नहीं लग रही है, तो आप उनसे कहें, सॉरी सर, आप जो कह रहे हैं वो आपकी दृष्टि से सही होगा, जैसा आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल उचित ही होगा, लेकिन माफ़ कीजिए, मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरा इस विषय में ज़रा सोच अलग है। आप अपनी सोच उनसे कहें ज़रूर, और उनकी जो सोच है वो भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निशंक होकर सुने ज़रूर, लेकिन आप उसे मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। हाँ, कर्म आज्ञा कि इस संवाद को ऐसा बोलना है, वो आपको मानना होगा, बिकॉज वो जो नाटक है ना, वो उस डायरेक्टर का है। आप सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हो, वो पूरा होलिस्टिक देख रहा है। इसी तरह से परिवार में जैसे आप जो बात कह रहे हो, आपके मुखिया ने जो आपसे कहा, वो एक कर्म आज्ञा है कि बाबा तुम्हें ऐसा ऐसा इतने बजे ये करना होगा, लेकिन उनकी कुछ सोच है, उनके कुछ अपने बिलीफ सिस्टम्स है। आप अपने बॉस के बिलीफ सिस्टम को मानने के लिए कतई बाध्य नहीं हो। आप बाध्य नहीं हो कि आप उनके बिलीफ सिस्टम को माने। अब उनका बिलीफ सिस्टम है कि सपोज एक सास कहती है कि नहीं, हम मैं तो है ना, हम सब मिलकर सामायिक करते हैं, हम ऐसे बैठकर स्वाध्याय करते हैं, हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। आप चूंकि सामायिक के हार्द को जान चुके हो, आप जान चुके हो कि प्रतिक्रमण ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, ये पाठ से परे की बात है। आपको स्वयं का निरीक्षण करना है, आपको स्वयं के भीतर चल रहे जो भी आपकी कर्म हुए हैं आज दिन भर में, उसका निरीक्षण करना है, गुरु के सामने गरहा करनी है। ये आपका अपना ज्ञान है। अब आपने ये अनुभवा है और आप अपने अनुभव पर हो, तो जब आपको घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि ये ज्ञान भाई आप भी इसको मान लो, आप ऐसे ऐसे बैठ कर करो, तब आप बिल्कुल बड़े प्रेम से, विनम्रता के साथ, बिना उनको ठेस पहुंचाए, बिना उनके आदर सम्मान को ठेस पहुंचाए, उनके अहम को ठेस पहुंचाए, बड़े प्रेम से विनय पूर्वक अपनी बात कहें कि आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आप इस तरह से करते आए हैं, सारा समाज करता आया है, बिल्कुल सही है, लेकिन माफ़ कीजिए, इस मामले में ज़रा मेरा अनुभव और मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा है वो ज़रा अलग है। तो मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन आप ज़रा मेरी बात सुनें और आप अपनी बात कहें। आप उन्हें मानने के लिए बाध्य ना करें और ना प्रश्न चिन्ह उठाएं कि अरे आप जो कर रहे हो आज तक ये तो कोरा पाखंड है, ये तो ढोंग है, ये कोई सही तरीका थोड़ी है, देखो हमारे सूत्रों में ये बात कही हुई है ना। आप मात्र
अपनी सोच से उन्हें अवगत कराएं। वो माने उनकी इच्छा, ना माने उनकी इच्छा, लेकिन आप उनके बिलीफ सिस्टम को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप अपने जो भी आपका साधना पद्धति है, आप उस साधना पद्धति से ज़रूर अपनी साधना करें। लेकिन यहाँ पर कर्म आज्ञा क्या है कि भाई समाज में जाना है, लोग क्या कहेंगे, सबको अपना चेहरा दिखा के आना है। तो आप क्लियर कह सकते हैं कि भाई सामाजिक आज्ञा निभाने के लिए, यानी ये सोशल गैदरिंग निभाने के लिए दूसरा समय है, इसको मैं अपनी साधना के साथ नहीं जोड़ सकती। तो आप विनय पूर्वक अपनी बात कहें और जहाँ पर मानने योग्य है कुछ चीज़ें, वो सामाजिक आज्ञा मान लें, ताकि घर का जो शांति है वो भंग ना हो, वो सिस्टम भंग ना हो। तो कर्म आज्ञा और ज्ञान आज्ञा, इन दो को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जब आप कर्म आज्ञा मानेंगे तब क्या होगा, आपके भीतर से स्वयं ज्ञान उद्घाटित होगा। प्रभु महावीर ने भी कभी ज्ञान आज्ञा मानने की बात नहीं कही। उन्होंने क्या कहा कि शोधो, अनुभव करो, खोजो और अपने ज्ञान को उद्घाटित करो। अपना सच्चे में सिज्जा, अपना सत्य स्वयं खोजो। लेकिन जो डिसिप्लिन है, जो कुछ अनुशासन है, उसे तुम ज़रूर निभाओ। इससे क्या होगा कि हमारे भीतर विनम्रता पनपेगी। हमारे भीतर जो अहम है ना हमारा, जो हमको कहीं कहीं प्रमाद में डाल देता है, बेहोश कर देता है, तो हमारे अहंकार का विसर्जन होगा, हमारे भीतर विवेक जागृत होगा। तो जब हमारे भीतर विनय और विवेक जागृत होगा, तब हम भी अपनी लक्ष्य की तरफ एकांगी होकर नहीं बढ़ेंगे, तब हम भी अनेकांत होकर सोच पाएंगे। हमारा जो विकास होगा वो एकांगी विकास नहीं होगा, हमारी जो प्रोग्रेस होगी, नाउ इट विल बी होलिस्टिक। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो हम ध्यान दें, मालिक सदा अधिकारी होता है, तो हम उस मालिक की मालकियत का सम्मान करें, तब हमारे भीतर भी वो मालिक के गुण डेवलप होते जाएंगे और हम भी अपने जीवन में मालिक बनते जाएंगे। याद रखें हम कि मालिक बनने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सिस्टम का निर्माण करें। और सिस्टम का निर्माण कब होगा? जब हमने कभी स्वयं उस सिस्टम का सम्मान किया हो। किसी भी सिस्टम का सम्मान करने के लिए हमें उस सिस्टम का हिस्सा बनना होगा, और सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए हमें उस मालिक की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, उससे स्वयं को जोड़ना होगा। तब हम उस पूरे सिस्टम के विल पावर का हिस्सा बन जाएंगे, और वो विल पावर हमारे विकास में भी सहयोगी होगी। हमारी विल पावर के साथ जुड़कर एक टीम स्पिरिट हमारे भीतर पैदा करेगी, जिससे हमारे सारे कार्य आसान होते जाएंगे। हम कई बार अड़ जाते हैं, अरे मुझे तो किसी की मदद नहीं लेनी, मैं तो अपना काम खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आई कैन डू इट ऑल ऑन माई ओन। मेरे पास मेरा फ़ोन है, मेरे पास मेरे आज की टेक्निक है, आई डोंट नीड एनीवन। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में से मिलने वाले सहयोग को अनजाने ही काटते जा रहे हैं। हमें जो सहयोगी निमित्त हमारे जीवन में आने वाले थे, हमने उस पर रोक लगा दी, और फिर जीवन के क्षेत्रों में हम अकेले रह गए, और तब हम फेलियर्स का सामना करते हैं और हम जान ही नहीं पाते कि अरे इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें परिणाम क्यों नहीं मिलता, हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। मिलेगा कैसे? सहयोगी तो आपने सारे काट दिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का आप हिस्सा नहीं रहे। तो ज़रा ध्यान दें कि हमें अपने जीवन में सहयोगी निमित्तों को अगर आमंत्रित करना है, हमें स्वयं मालिक बनना है। मालिक बनकर हमें भी तो सिस्टम क्रिएट करना है। तो सिस्टम क्रिएट करने में जब तक हमारा अहम रहेगा, हावी रहेगा, हमारे भीतर विनम्रता नहीं पनपेगी, तब तक हम सिस्टम भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि जब हमने मालिक का सम्मान करना नहीं सीखा, तो हमें सम्मान कैसे प्राप्त होगा? याद रखना, पहला फैक्ट, हमारा जो उपादान होगा वैसे ही हमें निमित्त मिलेंगे। तो हम जब विनय पूर्वक अपने अपने क्षेत्र के मालिकों का सम्मान करेंगे, उनके साथ विनम्रता पूर्वक पेश आएंगे, तभी तो वापस हमें भी वैसे निमित्त मिलेंगे जहां हमें भी सम्मान प्राप्त होगा। तो अब तक हमने 3 तथ्यों की यात्रा की। निमित्त सदा निर्दोष होता है, अनुभवी हमेशा सही होता है, और मालिक सदा अधिकारी होता है। ये 3 तथ्य
पूरी तरह से हमारे जीवन में रच बस जाएं तो चौथा तथ्य स्वयमेव उद्घाटित होगा। प्रतीक्षा करें, जल्दी हम चौथे तथ्य की बात करेंगे। जय हो।